हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 12 साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने इससे पहले के चैप्टर मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियोज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है साउंड, तो इसका मतलब इसमें हमें साउंड के बारे में पढ़ना है। एवरी डे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन्स, रेडियोस एक्सेट्रा। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग साउंड को सुनते हैं। तो बेसिकली साउंड है क्या? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे पहले जो हमने एनर्जी की फॉर्म पढ़ी, हीट, लाइट, ये भी क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो यानी कि साउंड क्या है? इस एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी वजह से हमारे कानों में सुनने की क्षमता प्रोड्यूस होती है। देयर आर ऑल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, जिसमें कि हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दो तरीके की एनर्जी इसमें पढ़ी थी। You have been taught about conservation of energy। इससे पिछले चैप्टर में हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, जिसमें कि हमें यह समझ में आता है कि जो एनर्जी है ना तो वो क्रिएट करी जा सकती है, ना ही वह डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, व्हेन यू क्लैप, जब हम दोनों हाथों को आपस में मिलाकर क्लैप करते हैं, अ साउंड इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब हमने क्लैप करा तो हमने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के पास में लेकर गए, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी थी, यानी कि हमने जो फूड खाया उससे प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी, अब यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाती है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ नोट करेंगे कि जब हम हाथों को बहुत तेज़ी से क्लैप करेंगे तो एक हीट भी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी बदल रही है। अब बात करते हैं ये एनर्जी, ये साउंड है वह प्रोडक्शन, यानी कि वह साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है। एक यहाँ पर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है। जब इसे किसी भी तरीके से इसे वाइब्रेट करा जाए, यानी कि इसे हिट कर दिया जाए एक बार, उसके बाद में इसमें क्या आ जाएगा? वाइब्रेशन आ जाएगी। वाइब्रेशन नोटेबल होती है, हम इसे देख सकते हैं। और इसे किस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, टेबल टेनिस बॉल को यहाँ पर हैंग कर दिया है। इसके बाद में जब यह टेबल टेनिस बॉल इससे टकराएगी तो ड्यू टू वाइब्रेशन यह इस तरफ इसकी मोशन हो जाएगी। इसके अलावा देखिए एक और एक्टिविटी इसमें भी, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जब पानी के पास में, यानी कि पानी के टम्बलर में डाला जाएगा, जिस वजह से इस पानी के अंदर क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन आ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ, फ्रॉम इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो साउंड जब तक प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक कि ऑब्जेक्ट में क्या ना आ जाए? वाइब्रेशन ना आ जाए। सो अबव एक्टिविटी जो हमने यहाँ पर परफॉर्म करी, इसमें हमने क्या करा? साउंड को प्रोड्यूस तो कराया, लेकिन सबसे पहले हमने इस प्रोलॉन्ग को क्या कराया? स्ट्राइक कराया। सो साउंड, वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड। हम इसके अलावा साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? प्लग करके, चीज़ों खींच के, स्क्रैच करके, रबिंग करके, ब्लोइंग करके या शेकिंग करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस करा जा सकता है? साउंड। साउंड कब होगी? जब उस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाए? वाइब्रेशन आ जाए। अब वाइब्रेशन क्या होता है? तो देखिए, वाइब्रेशन मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में तेजी से आने वाला टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि वह इस तरीके का मोशन, आगे जाएगा फिर वह पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर वह पीछे आएगा। तो इसी तरीके का मोशन यहाँ पर हो रहा था। देखिए, यह कुछ इस तरीके से यहाँ पे वाइब्रेट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वजह से यहाँ पर साउंड क्रिएट हो जाएगी। द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। तो देखिए, ह्यूमन वॉइस में जो साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन के अंदर से, तो वो किस वजह से हो पाती है? क्योंकि गले में लार्नेक्स, यहाँ पर क्या रहता है? वोकल कॉर्ड रहता है, और इस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन की वजह से जब एयर यहाँ से पास आउट होती है, जब लंग से एयर पास आउट होती है, तो जिस वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? साउंड क्रिएट होती है। सो अ रबर स्ट्रेच्ड रबर बैंड व्हेन प्लग वाइब्रेट, व्हेन प्लग इट्स वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। तो वह भी साउंड प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए, यह तो समझ में आ गया हमें
कि ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेशन के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है वो क्या है, साउंड। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। जिस भी सब्सटेंस से साउंड पास होके जा रही है उसे हमने क्या नाम दिया, मीडियम का नाम दिया। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। तो साउंड जहां से भी जनरेट होगी वहां से वह मीडियम में ट्रांसफर होते होते कहाँ पहुंच जाएगी, लिसनर के पास तक वह पहुंच जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराया जा सकता है, इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो एग्जांपल ले रखा था, तो जब इसे स्ट्राइक कराएंगे तो ये वाइब्रेट होगा। यह वाइब्रेट होगा तो इसके आसपास देखिए, अगर एयर का एग्जांपल लें तो यहाँ पर एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे। तो ये क्या होता है कि इसके वाइब्रेशन इन पार्टिकल्स तक पहुंचेगी, जिस वजह से यह पार्टिकल अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करने लगेंगे। अब मान लेते हैं कि यह एक पार्टिकल है, यह दूसरा पार्टिकल है, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो जैसे ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो ये अपनी एनर्जी को किसे दे देगा, पास वाले पार्टिकल को दे देगा। फिर यह टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ये इसके बाद वाले पार्टिकल को दे देगा। इस तरीके से साउंड प्रोपेगेट होते होते लिसनर के ईयर तक वह पहुंच जाती है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। जिस भी मीडियम में वह साउंड वेव को ट्रेवल करा रहे हैं उसके पार्टिकल क्या होने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल, देखिए यहाँ पे बताया कि पार्टिकल ऐसा नहीं है कि पूरे रास्ते में यही एक पार्टिकल जाकर ईयर में यहाँ पर पहुंचेगा, नहीं, यह सिर्फ अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट होगा और अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देगा। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब अभी तक वह स्टेबल था यहाँ पर, लेकिन जैसे ही इसमें वाइब्रेशन आएगी तो इस पार्टिकल में भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इट देन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल, जिस वजह से वह पास वाले पार्टिकल पे क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा और पास वाला पार्टिकल अब डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से वह अगले पास वाले पार्टिकल को डिस्प्लेस करेगा और फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब यह पहला पार्टिकल ने इसे एनर्जी दे दी तो यह वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाएगा और इस दूसरे वाले ने जब तीसरे वाले को एनर्जी दे दी होगी तब ये भी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। और यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि साउंड ईयर तक नहीं पहुंच जाती। तो इसी डिस्टर्बेंस को, जो कि एक सोर्स के द्वारा क्रिएट हुआ है किसी भी साउंड का, इन अ मीडियम ट्रेवल थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो बेसिकली जो मीडियम के पार्टिकल है वह थ्रू आउट द वे नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। अब देखते हैं वेव किसे कहते हैं। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस that moves through a medium when the particle of the medium send neighboring particle into motion। देखिए वेव क्या है, वेव बेसिकली जब बनती है जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है और यह तीसरे को, इस तरीके से यह क्या फॉर्म कर लेता है, एक वेव नेचर को फॉर्म कर लेता है, यानी कि एक वेव यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। They in turn produce similar motion in others। The particles of the medium do not move forward themselves। तो अपने आप वो पार्टिकल नहीं जाते लेकिन डिस्टर्बेंस को वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। दिस इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में भी क्या होता है, वो पूरे के पूरे पार्टिकल्स नहीं जाते हैं, ट्रैवल नहीं करते हैं, वो सिर्फ अगले वाले पार्टिकल को अपनी एनर्जी को दे देते हैं। एंड साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ वेव। तो साउंड को हम विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ वेव। साउंड वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव्स को हम क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स कह सकते हैं। एयर देखिए कॉमन मीडियम है जिसमें कि साउंड ट्रेवल करती है। जब किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स को मूव फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट। जब किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव करा जाएगा, जहाँ पर ये ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल था, जब यह आगे की तरफ जाएगा तो इसके पास के जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, सो वहाँ पर क्या होगा, वह इस पार्टिकल को पुश करेगा और कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से एक रीजन वहाँ पर क्रिएट होगा जो कि किस रीजन को बना देगा, वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जब ये कंप्रेशन अपने वाले पार्टिकल से एनर्जी दूसरे पार्टिकल को दे देगा तो वहाँ पर कंप्रेशन आ जाएगा और ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा रीजन बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा लेस प्रेशर वाला रीजन। तो दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब यह वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे वापस लौट कर आएगा तो वहां पर क्या रीजन बना देगा, लो प्रेशर का रीजन बना देगा, जिसे बोला जाता है रेयरफैक्शन। तो डायग्राम की मदद से इसे देखते हैं। एज दी ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, देखिए ऑब्जेक्ट का आगे और पीछे तेजी से होने की वजह से एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सीरीज बनेगी। तो देखिए यह है कंप्रेशन, अगेन जब यह पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा यह है रेयरफैक्शन, इसके बाद में यह वापस से एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा तो यह बन जाएगा कंप्रेशन और अगेन यह बन जाएगा रेयर
फैक्शन। इस तरीके से जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का रीजन है वह बनता जाएगा। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। यहाँ पे कहता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि साउंड किस में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में ट्रैवल कर सकती है। अब इसे हम समझते हैं कि साउंड को मीडियम की नीड होती है तो किस तरीके से इसे हम बताएंगे। तो देखिए, साउंड क्या मैकेनिकल वेव है, इसे मीडियम की आवश्यकता होती है, एयर, वाटर, स्टील, फॉर इट्स प्रोपेगेशन। जिस भी मीडियम के थ्रू यह पास आउट हो जाएगी। यह पास नहीं हो सकती वैक्यूम में। वैक्यूम वह रीजन होता है जिसमें कि हम इसके अंदर की जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उस सबको गायब कर देते हैं, यानी कि उसे खत्म कर देते हैं। तो वैक्यूम वह रीजन हो जाता है जहां पर कि एयर के पार्टिकल बिल्कुल जीरो और जहां पर प्रेशर ही ना हो, यानी प्रेशर नहीं होगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा वहां पर जीरो प्रेशर। और जीरो प्रेशर वह रीजन हो गया कि जब यहाँ पर कोई भी गैसियस पार्टिकल मौजूद ना हो। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करा गया है। तो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल लगा दी गई है। अब इसमें जैसे हम करंट पास करेंगे तो यह बेल जब इसमें आवाज़ प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, जब यह इससे वाइब्रेट होगा तो देखिए, अगर इसमें गैसेस पार्टिकल मौजूद होंगे, यानी अगर इसमें एयर मौजूद है तो यह आवाज़ हमें सुनाई देगी। लेकिन अगर हम इसमें से वैक्यूम क्रिएट कर दें और यहाँ से क्या कर दें, वैक्यूम पंप के थ्रू सारी की सारी एयर को सक करा दें, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है। तो अब यह वाइब्रेट तो होगा, लेकिन यह वाइब्रेशन की वजह से अपनी एनर्जी को आगे नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई पार्टिकल अब मौजूद नहीं है। तो जिससे यह पता चलता है कि जो साउंड है वह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है, यानी कि इसे मीडियम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखिए, दो तरह की वेव्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो वेव्स है वह है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। टेक एक्टिविटी देखते हैं, टेक अ स्लिंकी, आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड। तो इसके एक एंड को पकड़ने के लिए कहते हैं यू होल्ड द अदर एंड, नाउ स्ट्रेच द स्लिंकी। अब इसे खींचा जाए, उसके बाद में देन गिव इट अ शार्प पुश टुवर्ड्स योर फ्रेंड, और उसके बाद में इसमें धक्का लगा दिया जाए। तो इसमें हम क्या नोटिस करेंगे, इफ यू मूव योर हैंड पुशिंग एंड पुलिंग द स्लिंकी अल्टरनेटिवली, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? इफ यू मार्क अ डॉट ऑन द स्लिंकी यू विल ऑब्जर्व दैट द डॉट ऑन द स्लिंकी विल मूव बैक एंड फोर्थ। यानी कि अगर हम यहाँ पर डॉट लगा दें तो यहाँ पर क्या होगा, ये कभी आगे जाएगा और ये फिर वापस से पीछे आएगा। You will observe that the dot on the slinky move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance। तो देखिए, डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन ये थी और जो पार्टिकल की डायरेक्शन है, यानी कि जो मूवमेंट हो रही है टू एंड फ्रो, वो भी डायरेक्शन इसी के पैरेलल है। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं साउंड वेव्स। द रीजन वेयर द कॉइल बिकम क्लोजर। तो देखिए, एक पॉइंट पर यहाँ पर क्लोज हो गई है कॉइल, इस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन रीजन। और जहाँ पर ये अलग अलग यानी कि थोड़ा दूर दूर होंगी वह रीजन कहलाता है हमारा रेयरफैक्शन रीजन। यानी कि ये हो गया हमारा हाई प्रेशर रीजन और रेयरफैक्शन हो गया हमारा लो प्रेशर रीजन। एज वी ऑलरेडी नो, साउंड प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जैसा कि हमने इसमें जान लिया है अभी कि साउंड कब प्रोपेगेट होती है किसी मीडियम में, जब वहां पर अल्टरनेटिवली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का रीजन क्रिएट होता है। Now we can compare the propagation of disturbance in the slinky with the sound propagation in the medium. These waves are called longitudinal waves। तो देखिए, longitudinal waves किसे कहा जाता है? ऐसी waves, those waves in which the individual particle of the medium, जो इस medium के particles की बात कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर air है और यहाँ पर ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है। तो अब देखिए, एयर के पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस तरीके से वह टू एंड फ्रो मोशन करेंगे और जो वेव है वह भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। तो इस टाइप की वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो दीज वेव्स, द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल उस मीडियम के ट्रैवल करेंगे तो ऐसे जो वेव क्रिएट होगी उसे क्या बोला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए, पार्टिकल बेसिकली मूव नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी पोजीशन पर क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, जिस वजह से साउंड वेव प्रोपेगेट होती है। ऐसी साउंड वेव्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके अलावा देखिए, सेकंड वेव जो है वह है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव को कैसे समझेंगे, तो सपोज कर लीजिए कि एक यहाँ पर जब हम पॉन्ड के पास में जाते हैं तो जब हम इसमें पत्थर मार देते हैं, मान लीजिए कि आपने एक पत्थर को यहाँ पर डाल दिया, तो क्या होता है, जो वाटर के जो लहर सी जो इस तरीके से बनती है, तो हम देखते हैं कि जो पार्टिकल है वह ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन जो लहर बन के आती है वह आगे की तरफ इस तरफ आ रही होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टिकल की मोशन जो है अप एंड डाउन मोशन है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन नहीं, यहाँ पर अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, लेकिन जो वेव ट्रांसफर हो रही है वो कुछ इस तरीके से
ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसी वेव्स जिसमें कि पार्टिकल की जो टू एंड फ्रो मोशन है और जो वेव की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। सो ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, तो वह उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करते बल्कि अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी कि इस पोजीशन के अबाउट अप एंड डाउन मोशन करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव हुई, जिसमें कि इंडिविजुअल पार्टिकल जो मीडियम का है वह मीन पोजीशन के अबाउट यानी कि परपेंडिकुलरली वह क्या करे, अप एंड डाउन मोशन को शो करे, जबकि डायरेक्शन ऑफ वेव उसके परपेंडिकुलर रहे, यानी कि वेव चल रही है इस डायरेक्शन में और जो पार्टिकल है वह अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जब हम पॉन्ड में एक पेबल यानी पत्थर को डाल देते हैं तो वेव जो वाटर में बनती है वह किसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। इसी तरीके से लाइट भी क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव नेचर को शो ऑफ करती है। इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, तो बेसिकली जो लाइट के बारे में बताया गया है कि यह कौन सी वेव नहीं है, मैकेनिकल वेव नहीं है। इसके बारे में हम आगे अगले यानी कि हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि ये ईएम वेव्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब हमें जो इस चैप्टर में जानना है वह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। जो साउंड वेव है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए साउंड वेव के जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, इनके बारे में समझते हैं। देखिए फिगर 12.8 के सी में इस पर आ जाते हैं और यहीं से हम इन तीनों चीजों को पढ़ लेंगे। पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और थर्ड इज योर स्पीड। तो देखिए स्पीड के बारे में हमें पता है कि स्पीड क्या रहता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, यानी कि कितनी दूरी कितने समय में तय करी गई वही उसकी क्या बता देती है, स्पीड को बता देती है। यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या कहता है, अ साउंड वेव इन ए ग्राफिक फॉर्म विच रिप्रेजेंट हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंजेस व्हेन द साउंड वेव मूव इन अ मीडियम। देखिए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लोजली है ये पार्टिकल साउंड के, यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा पास में है तो यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा और डेंसिटी भी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू रेयर फैक्शन वाले रीजन में। सो रेयर फैक्शन वह रीजन है जहाँ पर कि लो प्रेशर रहता है, जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर रहते हैं। तो यहाँ ये वाला रीजन कौन सा हो गया, रेयर फैक्शन वाला रीजन हो जाएगा। अब पी इज कॉल्ड द क्रेस्ट। अब देखिए इसी चीज़ को जब हमने इस ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा तो इसमें जो ये ऊपर का हिस्सा जो बनकर आया है यानी कि ये हाईएस्ट पोजीशन, इसे बोला गया क्रेस्ट और नीचे वाले रीजन को बोला गया ट्रफ। सो अब पी यानी कि जो चोटी वाला पोर्शन जो बन के आया उसे क्रेस्ट नाम दिया गया और जो वैली वाला रीजन है उसे ट्रफ का नाम दिया गया, यानी कि नीचे वाले रीजन को क्या बोला गया, ट्रफ रीजन कहा गया। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फैक्शन, उसे बोला गया वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को समझते हैं। देखिए वेवलेंथ का मतलब है एक वेव की लेंथ। अब एक वेव कहाँ से स्टार्ट होगी, जिस भी रीजन से हमने उसे स्टार्ट करा, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करा तो ये यहाँ पर जाएगी, इधर आएगी और यहाँ पर जाकर ये कंप्लीट होगी। तो यह क्या है, एक पूरी वेव की लेंथ है। तो वेव की लेंथ को जो हम डिनोट करते हैं लैम्डा से डिनोट करते हैं। सो वेवलेंथ को किससे डिनोट करा गया, लैम्डा, और लैम्डा का सिंबल है कुछ इस तरीके का। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर में, क्योंकि यह क्या बेसिकली डिस्टेंस को ही बता रहा है। अब देखिए यह वेव की लेंथ होगी अगर हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी है तो, लेकिन अगर हम कहें कि हमने जो स्टार्टिंग करी हो इस पोजीशन से स्टार्ट करा हो तो अब वेव की लेंथ कैसे बताएंगे हम, तो यहाँ से स्टार्ट होकर वापस से इसी पोजीशन पर आ जाना, तब वह क्या कहलाएगी, पूरी फुल वेव कहलाएगी, यानी कि यह इसकी क्या हो जाएगी, एक वेवलेंथ काउंट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेवलेंथ को बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में बता रखा है कि यह क्या है, एक वेव की लेंथ को डिनोट कर रहा है। सिंबल क्या हो जाएगा, लैम्डा, इस तरीके का सिंबल हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो देखिए बेसिकली फ्रीक्वेंसी हमें यह बताता है कि कोई भी इवेंट कितनी बार हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि ड्रम को बीट करा जाए कितनी बार, यानी कि कितने समय में हम ड्रम को कितनी बार बीट कर रहे हैं, वही उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी। कितने समय की बात करें तो जो हम समय मानते हैं वह कितना मानते हैं, 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी बार कोई एक्शन करा जा रहा है तो वह उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो साउंड, वी नो दैट व्हेन साउंड इज प्रोपेगेटेड थ्रू अ मीडियम, जब साउंड प्रोपेगेट कर रही है किसी मीडियम में तो इसकी डेंसिटी बदल रही है, मैक्सिमम से मिनिमम में पहुंच रही है। अगर हम इस पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम है, वापस से मैक्सिमम कब हो रही है, इस पोजीशन पर आकर वापस से मैक्सिमम हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक कि ये क्या हो जाएगी, एक वेवलेंथ को डिनोट कर देगा। सो द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम टू मिनिमम, तो देखिए मैक्सिमम से मिनिमम होने में जो डेंसिटी चेंज हो रही है, फिर अगेन यहाँ पर मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है, फिर मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है। इस तरीके से यह प्रोसेस कंटिन्यू है।
तो 1 सेकंड में कितनी बार यह प्रोसेस हो रहा है, यही उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। सो द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितने ऐसे ऑसिलेशन पॉसिबल हो पा रहे हैं, वही उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मतलब यह हुआ, यदि हम नंबर ऑफ कंप्रेशन, नंबर ऑफ रेयरफैक्शन को काउंट कर लें जो कि एक यूनिट टाइम में क्रॉस हो रहे हैं, यानी कि जो कंप्लीट हो रहे हैं, उसे हम क्या बोल देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कह देंगे। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम इसको प्रॉपरली समझाएं तो बेसिकली हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 सेकंड में अगर हमने यहाँ से बॉल को ड्रॉप करना, तो 1 सेकंड में कितनी बॉल को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, मान लेते हैं कि 5 बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसी तरीके से कितनी वेव कंप्लीट होगी, जैसे कि एक ये वेव है, इसके बाद में एक और वेव, मान लेते हैं कि 1 सेकंड में 3 वेव यहाँ से पूरी कंप्लीट हो पाई, तो इसने कितने बार साइकिल कंप्लीट कर लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 3। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। सो इफ वी काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन, तो इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या है, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज किसके नाम पर बनाई गई है, इनके नाम पर यूनिट को लिख दिया गया है, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। इसको जब हमने सिंबल की फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि पूरा नाम लिखना होगा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, और अगर हमें इसे सिंबल की फॉर्म में लिखना होगा तो H कैप्स में रहेगा और Z को हमें शॉर्ट में लिखना रहेगा। इसके बाद देखिए इसकी यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज, और जब हम इसे डिनोट करेंगे अल्फ़ाबेट से, तो वह अल्फ़ाबेट होता है न्यू। तो ये V को हम थोड़ा सा टेढ़ा बना देंगे, तो इसे बोला जाता है न्यू। पढ़ते क्या, इसे न्यू पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, लैम्डा। इस तरीके से न्यू पढ़ते हैं। हमने इससे पहले चैप्टर में V के बारे में पढ़ा था, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, U हमने इनिशियल वेलोसिटी मानी थी, A हमने एक्सेलरेशन माना था, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माना था, H हमने हाइट को माना था, S हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया था। तो इस तरीके से ये नोटेशन हमें याद होनी चाहिए। अब देखते हैं, द टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन रेयरफैक्शन टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, किसी वेव का कितनी देर में एक वेव कंप्लीट हो रही है, वह उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ, सपोज कर लीजिए कि 2 सेकंड में जाकर यह एक वेव कंप्लीट हुई, तो 2 सेकंड में इस वेव ने पूरा एक साइकिल कंप्लीट करा, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन 1 सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट हुई, हमें तो यह बताना है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कब पता चलती है, जब हम बात करते हैं 1 सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट हुई। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 सेकंड में एक वेव कंप्लीट हो रही है, यानी कि 1 सेकंड में आधी वेव कंप्लीट होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 0.5 यूनिट में 0.5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में अंतर होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव पूरी करने में कितना समय लगा, वह टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल या कितनी नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट हुई, वह उसकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। सो बेसिकली टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं, T से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी टाइम पीरियड की, सेकंड हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन हुआ, फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 1/T। तो जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला 0.5, कैसे निकाला, 1/2 करके, तो हाफ कर देंगे तो 0.5 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखिए, वायलिन एंड फ्लूट में बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन अ ऑर्केस्ट्रा, बोथ साउंड ट्रेवल थ्रू द सेम मीडियम दैट एयर एंड अराइव एट आवर ईयर एट द सेम टाइम। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कहता है, कैरेक्टर्स की बात अगर हम कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए बोथ द साउंड वी रिसीव आर डिफरेंट। जब हम वायलिन और फ्लूट की साउंड को सुनते हैं तो हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी साउंड वायलिन की और कौन सी साउंड फ्लूट की है। तो बेसिकली ऐसा किस वजह से हो पाता है, क्योंकि इसके पीछे और भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो हमने अभी फ्रिक्वेंसी समझा, हमने अभी इसके अलावा एम्पलीट्यूड की बात रहेगी है, तो पहले इसमें एम्पलीट्यूड को भी देख लेते हैं। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या रहता है, अगर हम इस डायग्राम की मदद से समझें तो एम्पलीट्यूड बेसिकली बताता है मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना ऊपर की तरफ यह वेव ट्रैवल कर रही है, वह उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। या मेन पोजीशन से नीचे की तरफ यह वेव कितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी वेव फॉर्मेशन जो हो रही है, वह उसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक हमने यहाँ पर वेव बनाई कुछ इस तरीके से, और एक और वेव अगर हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो अब देखिए दोनों केस में यहाँ पर जो एवरेज डिस्टेंस है मीन पोजीशन और हाईएस्ट वैल्यू का यानी क्रेस्ट का, वो कम है, यहाँ पर वह डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यह हो जाएगा हमारे लिए लो एम्पलीट्यूड और यह हो जाएगा हमारे लिए हाई एम्पलीट्यूड। तो देखिए हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। पिच को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पिच क्या रहती है, जिसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है
उसकी पिच भी ज़्यादा होगी, और जिसमें फ्रिक्वेंसी कम उसकी पिच भी कम, यानी कि लो पिच साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम, हाई पिच साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम इतने टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि यह 1 सेकेंड है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात कर ले तो 1 सेकेंड में यहाँ पर देखिए एक पूरी वेव भी कंप्लीट नहीं हुई, जबकि यहाँ पर देखें तो 1 वेव, 2 वेव और लगभग 3 वेव के करीब बात पहुँच रही है। यानी कि यहाँ पर 1 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट हो रही है, अबाउट 3 साइकिल अराउंड, जबकि यहाँ पर 1 साइकिल भी पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है, कम है, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम पिच को, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, इसे हमने समझ लिया। यानी कि पिच क्या है, यह एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, जिसमें कि हमारा जो ब्रेन है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच भी ज़्यादा रहेगी, और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उसकी पिच भी कम रहेगी। तो इसी वजह से जो हमारा ब्रेन है उसे इंटरप्रेट कर पाता है हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी रीजन को। अब देखिए, एम्पलीट्यूड की बात चल रही थी, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, कितना मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, इस केस में देखिए मिनिमम है एज कंपैरिजन करें इस वाले केस से, तो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा है। तो मैक्सिमम कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, अगर मैक्सिमम की बात करें, इस शब्द को समझते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये भी डिस्टर्बेंस है, ये भी डिस्टर्बेंस है और ये भी डिस्टर्बेंस है, लेकिन इसमें तीनों में ज़्यादा कौन सा है, तो बीच वाला वैल्यू ज़्यादा है। तो यानी कि मैग्नीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में ऑन आइदर साइड, या ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, मीन वैल्यू का, मीन वैल्यू यानी कि इस पोजीशन से, तो उसे हमने क्या नाम दिया, एम्पलीट्यूड नाम दिया। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, कैप्स में ए से इसे डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं लाउडनेस और सॉफ्टनेस की। तो देखिए, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वह साउंड ज़्यादा लाउड होगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वह साउंड सॉफ्ट मानी जाएगी। सो इस तरीके से एम्पलीट्यूड को बताया जाता है। अब बात करते हैं क्वालिटी और टिम्बर ऑफ अ साउंड। देखिए, जब दो तरह की साउंड अलग अलग मीडियम से आए तो हम उसे अलग अलग पहचान सकते हैं, जबकि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि पिच भी सेम हो और लाउडनेस भी सेम हो, तब भी हम उसे अलग अलग पहचान सकते हैं। तो ऐसी क्वालिटी को, यानी कि जिस वजह से यह हो पा रहा है, उसे हमने क्या नाम दिया, क्वालिटी नाम दिया। जैसे कि अगर कोई साउंड कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है जिसकी पिच भी सेम है और साउंड भी, यानी कि यहाँ पर देखिए पिच भी सेम है, और मान लेते एक और साउंड है जिसकी पिच फ्रीक्वेंसी यानी कि सब सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन तब भी हमें अलग अलग सोर्स से अगर ये होती है तो भी हमें अलग अलग पता चल जाएगी कि ये सोर्स ए से हो रही है और ये मान लेते हैं सोर्स बी से प्रोड्यूस होने वाली साउंड है, तो भी हमें अलग से पता चल जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस अनदर प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज क्वालिटी और टिम्बर, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन है उसे अलग से इंटरप्रेट कर लेता है। तो जो साउंड हमें प्लीजेंट लगती है हम उसे बोलेंगे वो रिच क्वालिटी की साउंड है। जैसे कि म्यूजिक, तो हमें प्लीजेंट लगता है सुनने में, तो वह हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिच क्वालिटी साउंड हो जाएगी। और साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसे हम टोन नाम दे देते हैं, यानी कि एक जैसी फ्रीक्वेंसी चलेगी उसे हमने टोन नाम दे दिया। अब देखिए, जो नॉइस है तो बेसिकली यह क्या, अनप्लीजेंट साउंड होती है। तो अनप्लीजेंट साउंड है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी क्वालिटी भी लो रहेगी। और म्यूजिक क्या है, म्यूजिक हमें अच्छा लगता है सुनने में, तो इसलिए इसकी क्वालिटी क्या है, रिच बोली जाएगी। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। तो देखिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो स्पीड ऑफ साउंड को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज अ कंप्रेशन रेयरफैक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई एक पॉइंट कंप्रेशन और रेयरफैक्शन वाले किसी से भी अगर हम यहाँ से एक पॉइंट को उठा लें और वह एक वेव में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने टाइम में, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, स्पीड नाम दे दिया। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए जिस तरीके से यह वेव ट्रेवल कर रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा उसने, तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल, देखिए पार्टिकल तो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करेगा, लेकिन वेव की बात हम कर रहे हैं, तो वेव का ट्रेवल होना, तो वेव जो ट्रेवल हो रही है यह मान लेते हैं लैम्डा, जो कि इसकी वेवलेंथ है, कितने समय में, टी टाइम में उसने यह डिस्टेंस को कवर करा, यानी यह वेव क्रिएट हो जाएगी। तो जो स्पीड रहेगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि लैम्डा बाय टी। और हमने अभी जाना फ्रीक्वेंसी जो रहती है, यानी कि न्यू की वैल्यू 1/t के बराबर होती है, यानी कि इस 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू भी लिख सकते हैं। स्पीड किससे डिनोट करते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला, यानी v बराबर क्या हो जाता है, न्यू लैम्डा। तो ये जो v है ये स्पीड है, और ये लैम्डा हमारे लिए वेवलेंथ है, और ये न्यू जो है ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज का मतलब हो गया 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2000 हर्ट्ज।
वेवलेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है कि वेवलेंथ हमारे सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में बदलेंगे, क्योंकि यूनिट का ऐसा यूनिट में जब रखेंगे तभी सही वैल्यू निकल कर आएगी। तो वेवलेंथ को हमने मीटर में बदल लिया। स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम, फॉर्मूला लगाएंगे यानी वेवलेंथ इंटू की फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी 700 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब टाइम कितना लगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और यहाँ से हमें टाइम पता चल जाएगा कि साउंड को 2.1 सेकेंड लगेंगे 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो बेसिकली इसके न्यूमेरिकल में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक इसी फॉर्मूले पे बेस्ड यहाँ पर न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया। सपोज कर लेते हैं कि ये 1 मीटर स्क्वायर की एक प्लेट है, यानी कि 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ही ऐसे एक स्क्वायर की प्लेट है। अब इससे कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है यूनिट टाइम यूनिट एरिया से, कितनी एनर्जी पास हो रही है, वही क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाती है। तो बेसिकली लाउडनेस और इंटेंसिटी अलग अलग चीज़ें। लाउडनेस किसको बताती है कि जिसकी ज़्यादा एम्पलीट्यूड उसकी लाउडनेस ज़्यादा है, लेकिन इंटेंसिटी क्या बताती है कि कितनी एनर्जी साउंड एनर्जी पास हो रही है यूनिट एरिया से। सो लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स टू द ईयर टू द साउंड। सो अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। तो देखिए हर एक मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग होती है। तो बेसिकली जिसके बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर में नहीं जानना है और ना ही इसे लर्न करनी है कि किस में कितनी स्पीड रहती है। बस हमें इतना याद रखना है कि सॉलिड में स्पीड ज़्यादा होती है साउंड की केस में एज कम्पेयर टू लिक्विड और एज कम्पेयर टू गैस। इसके अलावा देखिए जो दो वेव हमने पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड गैस से पास हो जाती है, ट्रांसवर्स वेव सॉलिड और लिक्विड से पास होती है, ये गैस से पास नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो इसमें हमें जानना है वह यह कि जो मीडियम में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऐसा इस वजह से होता है जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो पार्टिकल है वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी को भी तेजी से ट्रांसमिट करेंगे, जिस वजह से उसमें स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में 331 मीटर पर सेकेंड है जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहाँ पर स्पीड 344 हो जाती है जब टेम्परेचर कितना हो जाता है 22 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं सोनिक बूम किसे कहते हैं। जैसे कि सोनिक बूम कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यदि स्पीड ऑफ साउंड से तेज हो जाए। स्पीड ऑफ साउंड किससे, यानी कि जो स्पीड थी साउंड की वह कितनी है एयर में 331 मीटर पर सेकेंड, या हम ये कहें 344 मीटर पर सेकेंड अगर हम टेम्परेचर को 22 डिग्री सेल्सियस मानते हैं उस केस में। सो बेसिकली यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से तेज हो जाएगी तो जो वह ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसे हम बोलेंगे कि वह किस में ट्रैवल कर रहा है, सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो व्हेन अ साउंड प्रोड्यूस सोर्स मूविंग विद अ स्पीड हायर देन दैट ऑफ साउंड, जब वो साउंड की स्पीड से तेज ट्रैवल करेगा तो वह क्या प्रोड्यूस करेगा, शॉक वेव प्रोड्यूस करेगा। शॉक वेव अपने आप में बहुत सारी एनर्जी उसके पास में रहेगी, क्योंकि शॉक वेव की वजह से वह एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है, एयर में ट्रांसफर हो रही है, जिस वजह से एयर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। और इसी एयर प्रेशर की वजह से जो साउंड क्रिएट होगी उसे हमने क्या नाम दिया, सोनिक बूम नाम दिया। यह साउंड इतनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाती है कि वह किसी भी विंडो ग्लास को हिला सकती है, इवन डैमेज भी कर सकती है बिल्डिंग्स को। तो सोनिक बूम इसे कहा जाता है। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए जिस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी रहता है, यानी कि एक इंसिडेंट रे होगी, एक रिफ्लेक्टेड रे होगी और एक नॉर्मल भी रहेगी। ठीक उसी तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी रहता है। जैसे कि मान लेते हैं क्लॉक से ये साउंड आई तो ये इंसिडेंट साउंड होगी, यहाँ से टकरा करके ये रिफ्लेक्टेड साउंड होगी, और ये इसका मीडियम यानी कि नॉर्मल हो गया, यानी परपेंडिकुलर जहाँ पर ये टकरा रही है। तो यह भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करती है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी। अब देखिए जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा जब रहेगा कि जब वो सरफेस क्या हो, ज़्यादा ही प्लेन हो। तो जितना ज़्यादा प्लेन सरफेस होगा उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगी। अब समझते हैं इको किसे कहते हैं। तो देखिए साउंड का गूंजना उसे इको कहा जाता है। जब हम अपने साउंड करते हैं या क्लैप करते हैं, किसी बंद रूम की बात कर लें या किसी टॉल बिल्डिंग या माउंटेन की बात कर लें, तो वही साउंड हमें वापस से सुनाई दे जाती है। तो ऐसा किस वजह से होता है, इस फेनोमेना को बोला जाता है इको। तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एन इको। जो साउंड हमें रिपीट होकर आ रही है उसे हमने इको नाम बोला। सेंसेशन ऑफ साउंड, हमारे सुनने की जो क्षमता है, परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, यानी कि 1/10 सेकेंड। मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि एक साउंड यहाँ से आ रही है और दूसरी साउंड भी यहाँ से आ रही है। ये ए ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये बी ऑब्जेक्ट से आ रही है।
ब्रेन में पहुंचते पहुंचते अगर इन दोनों साउंड के बीच का डिफरेंस इससे कम हो जाए, अगर दोनों साउंड के पहुंचने का डिफरेंस हमारे ब्रेन तक इस टाइम पीरियड से कम का रहेगा, तो हमें यह एक ही साउंड सुनाई देगी, हमें दूसरे पता ही नहीं चलेगा कि दो साउंड अलग अलग है भी या नहीं। इसे बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड। मतलब यह हुआ कि एक साउंड, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक रूम है, इस रूम में यहाँ से किसी पर्सन ने साउंड करा, तो पहला जो साउंड करेगा तो उसकी खुद की आवाज़ यहाँ पर पहुँचेगी कान में, लेकिन एक साउंड वापस से टकरा कर फिर से यहाँ पर आएगी। अगर इन दोनों साउंड के बीच का टाइम पीरियड 1/10 सेकेंड से कम होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि दूसरी साउंड आ भी रही है या नहीं। लेकिन अगर 1/10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम पीरियड होगा तो हमें एक साउंड अलग सुनाई देगी, फिर उसके बाद में दोबारा से सुनाई देगी। अगर ये फिर से टकरा कर कहीं से आ रही होगी तो हमें तीसरी बार फिर से सुनाई दे जाएगी। तो ऐसा ब्रेन हमारा इस तरीके से सेंस करता है कि उसका परसिस्टेंस ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्टेंट कितना 0.1 सेकेंड ही है। इसका मतलब 1/10 सेकेंड से कम में अगर दो साउंड ब्रेन में एक साथ पहुंचेंगी तो वह उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। इसी तरीके से परसिस्टेंस ऑफ विजन भी होता है, जिसमें कि 1/16 सेकेंड का टाइम पीरियड रहता है। अगर 1/16 सेकेंड से, जैसे कि मैं बात करूं, मान लेते कि हमारी आंखों के सामने यह पेन रखा हुआ है और अगर इसे हिलाकर वापस से यहीं पर इसी पोजीशन पर ला दिया जाए और इसमें लगने वाला समय 1/16 सेकेंड से कम का रहे, तो यह पेन हमें, हमारा जो ब्रेन है उसे इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा कि इसने अपनी पोजीशन बदली भी थी या नहीं। इसी तरीके से परसिस्टेंस ऑफ विजन है, उसी टाइप से परसिस्टेंस ऑफ साउंड भी होता है। सो देखिए, टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, तो अलग अलग इन आवाज़ों को सुनने के लिए जो टाइम इंटरवल होगा ओरिजिनल साउंड के बीच में और जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसके बीच का जो टाइम इंटरवल हो 0.1 सेकेंड तक से ज़्यादा तो रहना ही चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो हमें अलग अलग साउंड पता नहीं चल पाएगी। तो अब देखिए किस तरीके से हम इसे बाय फॉर्मूला किस तरीके से बताएंगे। तो देखिए, स्पीड ऑफ साउंड को मान लेते हैं 344 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। तो यदि साउंड यह टकरा कर वापस आ रही है तो देखिए जो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू का टाइम, स्पीड इनटू का टाइम। हमने यहाँ पर बात करी टाइम की, तो टाइम अगर 0.1 सेकेंड मानते हैं, जिसमें कि परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है हमारा, और स्पीड कितनी है 344 मीटर पर सेकेंड 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो वैल्यू कितनी निकल के आती है 34.4 मीटर। यानी कि यदि साउंड किसी एक जगह से यहाँ से प्रोड्यूस हुई और वह पूरी जो दूरी है 34.4 मीटर की दूरी तय करने के बाद में वापस यहाँ पर आएगी तो हमें अलग अलग सुनाई देगी। अगर इससे कम की दूरी तय करके वापस आ गई तो हमें अलग अलग सुनाई नहीं देगी। तो देखिए टोटल दूरी कितनी है 34.4, तो इसका आने का टाइम और जाने का टाइम दो बार काउंट हो रहा है। इसका मतलब मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी 17.2 मीटर। मतलब यह हुआ कि यदि दो साउंड को अलग अलग अगर हमें सुनना है तो हमें किसी जिस भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है उससे कितने मीटर की दूरी पर पहले से ही खड़ा रहना पड़ेगा, 17.2 मीटर की दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा। जब हम 17.2 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे तो मान लेते हैं कि अब देखिए 344 मीटर पर सेकंड से साउंड ट्रेवल करेगी, यह जाएगी और वापस लौट कर आएगी। अब लगने वाला समय कितना रह जाएगा 0.1 सेकेंड ही रहेगा, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमने यह मिनिमम लेकर चले हैं। तो जैसे इससे ज़्यादा टाइम पीरियड रहेगा तो हमें साउंड जो है वो अलग अलग पता चलेगी। इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, यह मिनिमम दूरी है। सो फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इको, अलग अलग इको को सुनने के लिए जो मिनिमम दूरी जो है, जो कि ऑब्स्टेकल से टकराकर जो सोर्स ऑफ साउंड हमारे पास में पहुंचेगी वह कितनी है 17.2 मीटर रहेगी। टेम्परेचर में चेंज करने से इसमें जो डिस्टेंस में चेंज आ सकता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड में भी डिफरेंस आ जाएगा। इको मे बी हर्ड मोर देन वन ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो कभी कभी क्या रहता है सक्सेसिव मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वो साउंड वापस से टकराकर फिर से आ जाती है, जिस वजह से हमें बार बार वह इको सुनाई देती है। अब देखते हैं रिवर्बिब्रेशन किसे कहा जाता है। A sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the wall until it is reduced to the value where it is no longer audible। तो देखिए बिग हॉल में भी यही होता है कि साउंड वापस से टकराकर ईयर तक पहुंच रही होती है, तो यहाँ पर रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, जिस चीज को क्या बोला जाता है रिवर्बिब्रेशन कहा जाता है। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड, यानी कि साउंड को परसिस्टेंस ऑफ साउंड में जो हमारा रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रहा है उसे क्या बोला गया रिवर्बिब्रेशन कहा गया। तो देखिए अगर मान लेते कि ये हमारा सिनेमा हॉल है, कोई साउंड इतनी तो गूंजनी चाहिए कि हमारे कानों तक पहुंच जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि पहले वाली साउंड खत्म नहीं हो और दूसरी साउंड यहाँ से क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे ब्लंडर हो जाएगा, ईयर में वह साउंड आसानी से हम उसे अलग अलग पहचान नहीं पाएंगे।
तो जो सिनेमा हॉल इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है कि एक साउंड कुछ ही टाइम तक वहाँ पर रहे, उसके बाद में मल्टीपल रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब करा दिया जाए और अगली साउंड जो पहुँच रही है वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का समय ले, ताकि हमारा जो ईयर है वो उसे अलग अलग पहचान पाए, यानी कि उसे अलग अलग सेंस कर पाए। इन एन ऑडिटोरियम ऑफ बिग हॉल एक्सेसिव रिवर्बरेशन इज हाईली अनडिजायरेबल। तो ये अनडिजायरेबल है क्योंकि अगर दो साउंड एक बार में पहुंच रही है, पहले वाली अभी खत्म नहीं हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके वापस ईयर में आएगी, तो जो पहले वाली साउंड और दूसरे वाली साउंड है वो मिक्स हो जाएगी, तो जिस वजह से सुनाई में जो हमें सुनना था वो बेसिकली हम अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। तो जिस वजह से इस रिवर्बरेशन को कम करने के लिए क्या करा जाता है, जो वहाँ की रूफ होती है, जो वॉल होती है ऑडिटोरियम की, उसे इस तरीके से कवर करा जाता है कि वह मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाली साउंड को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बेंट मटेरियल को लगाया जाता है, यानी कि फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज, इवन जो सीट्स होती हैं उसे भी इस मटेरियल से बनाया जाता है कि वो साउंड को, जो मल्टीपल साउंड आ रही है उसे वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ताकि वह एब्जॉर्ब होने के बाद में जो दूसरी साउंड आएगी वह वापस हमारे ईयर तक पहुंच जाए, फिर उसे भी वह एब्जॉर्ब कर ले। इस तरीके से रिवर्बरेशन को समझना था। अब बात करते हैं यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या यूज होता है? तो सबसे पहला यूज है माइक्रोफोन और लॉर्ड हेलर्स, हॉर्न, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है, जो रिफ्लेक्शन है, जो साउंड है, इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आ रही है वो बार बार टकरा कर आ रही होती है, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, हमें जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिस साउंड को भेजना है वो हम आसानी से भेज सकें। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए मेगाफोन। अब देखिए अगर यहाँ पर मेगाफोन को ना लगाया जाए, ये इसी तरीके से यहाँ से बोलेगा, तो बेसिकली क्या होगा, साउंड इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी चली जाएगी, यानी कि हर डायरेक्शन में वह ट्रैवल करेगी। जबकि ऑडियंस अगर यहीं पर बैठी हुई है तो हमारे लिए बेस्ट क्या है कि कोई ऐसा डिवाइस रहे जिससे कि जो हम बोल रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के पर्सन के पास में पहुँचे, क्योंकि बेसिकली यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है। तो इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, मेगाफोन का यूज़ करा जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये साउंड टकराती है तो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं और यह साउंड कुछ इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलती है, तो जो जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड क्या हो जाती है, हमें सुनाई देती है। अगला क्या देखिए, स्टेथोस्कोप, यह जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करा जाता है वह भी क्या है, जब हमारी बॉडी पर टच कराया जाता है तो वहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वह साउंड हमारे ईयर तक, यानी कि जो डॉक्टर रहते हैं वो अपने ईयर तक लगाते हैं और इस तरीके से वह हार्ट बीट को, किसी पेशेंट की हार्ट बीट को सुन पाते हैं। जनरली द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और सिनेमा हॉल्स को कर्व्ड बनाया जाता है। कर्व्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि जब वह साउंड यहाँ से निकले तो यह इस तरीके से रिफ्लेक्शन करती हुई, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती हुई हर एक पर्सन तक वो ऑडिबल रहे। अब देखते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। तो देखिए जैसे हमारे देखने की रेंज होती है, जिसमें कि हमारे लिए लीस्ट डिस्टेंस बोला जाता है, एक लीस्ट डिस्टेंस होता है और एक हमारे लिए मैक्सिमम डिस्टेंस रहता है। तो जैसे हमारे देखने के लिए डिस्टेंस होता है उसी तरीके से हमारे सुनने के लिए भी रेंज रहती है। लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर के करीब कहा जाता है, यानी कि इससे कम की दूरी वाले ऑब्जेक्ट को हमें नहीं देखना चाहिए, यानी कि इतने दूरी पर वो ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, तब हमें क्लियरली नजर आएगा। और करीब रख देंगे तो उसमें हमें धुंधला नजर आ सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कोई भी नहीं है, इन्फिनाइट, यानी जितनी मैक्सिमम दूर का हम देख सकें उतना हमें देखना चाहिए। उसी तरीके से सुनने की भी एक रेंज होती है। वह रेंज कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो इस रेंज की फ्रिक्वेंसी हमारे लिए ऑडिबल होती है, यानी कि यह सुनने लायक रहती है। जबकि जो चिल्ड्रन होते हैं कम एज में, यानी कि 5 एज के जो चिल्ड्रन होते हैं वो इवन 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होते चले जाते हैं उनकी सेंसेशन, ईयर की सेंसेशन वह कम हो जाती है, तो जो हमारे साउंड फ्रिक्वेंसी है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक रहती है। अब देखिए 20 हर्ट्ज से कम की साउंड अगर होगी, कम फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होगी, इसे नाम दिया जाता है इंफ्रा साउंड, यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अब देखिए कोई जानवर ऐसे हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड को परसीव कर पाते हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि इंफ्रासोनिक साउंड को परसीव कर पाते हैं। सो यहाँ पर बताया गया राइनोसोरस कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। सो देखिए अर्थक्वेक जब आता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। लो फ्रीक्वेंसी यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमें नहीं महसूस होता लेकिन जानवरों को महसूस हो जाता है, इसलिए वह पहले से अलर्ट हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है, डॉल्फिन, बैट्स के द्वारा अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करी जाती है। तो बैट क्या करता है अल्ट्रासाउंड के यूज करके, तो देखिए बैट को दिखाई नहीं देता, तो ये क्या करता है अल्ट्रासाउंड की वजह से अपने जो प्रे होते हैं, यानी कि जिसे इसे शिकार करना है या कोई ऑब्स्टेकल है, ये अल्ट्रासाउंड को छोड़ता है, वापस से रिसीव करता है
जिस वजह से जब इसके पास में यह पहुंचती है, जिससे कि इसे पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, यानी कि बैट्स को आगे बढ़ना है, कि यहाँ पर शिकार है या यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, वह उसे पता चल जाता है। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं, स्पेस की बात करते हैं। तो देखिए स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है यानी कि वहाँ पर क्या नहीं है, पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर कोई दो पर्सन होंगे, तो अगर इसने कुछ बोलना है तो यहाँ पर पार्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर वेव ट्रैवल कैसे करेगी, तो वेव यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पाती। इसलिए यहाँ पर स्पेस में जो यूज़ करा जाता है वो किसे यूज़ करा जाता है, रेडियो सेट्स को लेके जाते हैं, यानी रेडियो वेव को यूज़ किया जाता है। और रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जिसकी वजह से रेडियो वेव की हेल्प से ही यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। देखिए हियरिंग एड क्या होता है, एक तरीके की मशीन होती है जिसमें कि जिस पर्सन की एबिलिटी लूज हो जाती है हियरिंग की, उसके लिए यह लगाया जाता है। इसमें एक बैटरी होती है। अब जो प्रोसेस हमारा ईयर कर रहा था वही काम अब यहाँ पर मशीन के द्वारा कराया जाता है। तो जब हम ईयर को देखेंगे उसके फंक्शन से हम इसे समझ लेंगे। बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड की। तो अल्ट्रासाउंड कौन सी साउंड होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा रहेगी, यानी हाई फ्रिक्वेंसी वेव को हम अल्ट्रासाउंड वेव कहते हैं। इसका अपना इंडस्ट्री में यूज होता है। तो देखिए पहला यूज क्या है, अल्ट्रासाउंड को यूज करा जाता है क्लीन पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स को क्लीन करने में जहां पर कि पहुंचने की क्षमता नहीं हो पाती है, हार्ड टू रीच प्लेस, जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई एक स्पाइरल यहाँ पर कुछ इस तरीके का पाइप है, तो यहाँ पर जाकर तो इसे साफ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या करा जाता है, इसमें सोल्यूशन पास कर दिया जाता है। इसके बाद जब इसमें अल्ट्रासाउंड को पास कराया जाएगा तो इनके जो पार्टिकल है हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगी, हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से इसके पार्टिकल यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और यह जो पाइप है वो साफ हो जाएगा। इसके बाद देखिए अल्ट्रासाउंड को और यूज़ किस लिए करा जाता है, अगर किसी मान लेते हैं मेटल ब्लॉक है, अगर उसके अंदर डिफेक्ट आ जाए या फ्लॉज आ जाए, डिफेक्ट को बेसिकली क्या बोला जाता है, फ्लॉज कहा जाता है। अलग अलग टाइप के डिफेक्ट होते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि इसमें कोई डिफेक्ट आ गया, अब इसे हम तोड़कर नहीं देखना चाहते, तो बेसिकली कैसे पता चलेगा कि इसके ब्लॉक के अंदर कहीं डिफेक्ट है या नहीं, तो क्या करा जाता है, अल्ट्रासाउंड को पास कराया जाता है। यहाँ लगा दिया जाता है डिटेक्टर, जो इसकी साउंड को डिटेक्ट कर लेगा। तो जहाँ से ये पास कराई जाएगी, अगर यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो ये सीधी पास हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं पर डिफेक्ट होगा तो वो वहाँ से टकरा कर वापस रिपीट आ जाएगी, जिससे कि पता चल जाता है कि मेटल ब्लॉक में कहीं डिफेक्ट है या नहीं। जहाँ पर यह रिसीव नहीं हुई, इसका मतलब उस रीजन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा। इसके अलावा देखिए अल्ट्रासाउंड का कहाँ यूज़ करा जाता है, अल्ट्रासाउंड को यूज़ करा जाता है हार्ट के इमेज को बनाने के लिए, इसे बोला जाता है इको कार्डियोग्राफी। इको यानी कि साउंड से रिलेटेड है, कार्डियोग्राफी यानी कि कार्डियक मसल्स होती हैं, इस वजह से मसल्स जो हमारे हार्ट की मसल्स होते हैं कार्डियक मसल होती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया इको कार्डियोग्राफी। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का यूज़ करा जाता है जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, पेशेंट के ऑर्गन्स की इमेजिंग बनाई जाती है, यानी इमेज को वहाँ पर देखा जाता है, जिससे कि जो डॉक्टर है वह पेशेंट के ऑर्गन को देखकर बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो रखी है। अल्ट्रासाउंड का यूज़ और क्या किस लिए कराया जाता है कि स्मॉल स्टोन जो पथरी हो जाती है किडनी के अंदर, उसे तोड़ने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को क्या, इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर कर हम इमेज को यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसकी इमेज बन रही है, यहाँ पर बॉडी के ऑर्गन्स की इमेज को बनाया जा रहा है। अब देखते हैं इसमें सोनार। तो बेसिकली सोनार की डेफिनेशन है, यानी कि इसकी पूरी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक तरह का वर्ड डिवाइस है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के यूज़ कर कर डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, जब वो किस में पाया जाता है, अंडर वाटर में रहता है। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक लगाया गया ट्रांसमीटर जिससे कि साउंड वेव ट्रांसमिट होगी, एक लगाया गया डिटेक्टर जिससे कि साउंड वेव वापस से डिटेक्ट होगी। जब ये साउंड वेव डिटेक्ट होगी तो वह साउंड वेव किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि वहाँ पर उसकी क्या बन जाएगी, एक इमेजिंग, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसकी क्या बना लेंगे, एक इमेज बना लेंगे। इसके अलावा टाइम उसका नोट कर लेंगे कि जाने में और आने में कितना समय लग रहा है, तो उससे अंडर वाटर की डेप्थ का भी पता लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए स्पीड हमारे पास में है, समय हमारे पास में, स्पीड भी है, टाइम भी है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो डिस्टेंस निकल कर आएगा वो ट्वाइस होगा, क्योंकि एक बार जाने में और आने में लगने वाले समय तो यहाँ पर 2d के बराबर यह डिस्टेंस आएगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम यहाँ से d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2d बराबर किसके हो जाएगा, v इंटू टी, यानी स्पीड इंटू के टाइम के बराबर हो जाएगा। इस अबव मेथड को बोला जाता है इको रेंजिंग मेथड। तो सोनार का यूज़ किस लिए कराया जाता है, सी की डेप्थ पता करने के लिए, और क्या अंडर वाटर में हिल्स, वैली, सबमरीन्स, तो
या कोई सनकेन शिप तो अगर यहाँ पर चला गया हो तो उसका भी पता हम लगा सकते हैं। तो इसका पता कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा सी बेड है। अब सी बेड में यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट कुछ इस शेप का पड़ा हुआ है। अगर इस शेप का पड़ा हुआ है तो जब यहाँ पर साउंड यहाँ पे जाएगी, वापस टकरा के आएगी तो इसकी अलग इमेज बनेगी। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस अलग हो गया एज कम्पेयर टू इस वाली पोजिशन में। तो यहाँ पर देखिए साउंड कम ट्रैवल करेगी, इसकी दूरी कम रहेगी जब हम कंपेयर करें इस वाले से। अब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसकी अलग इमेज बनेगी, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से इसकी इमेजिंग जो है यहाँ पर पता लगाई जा सकती है, जिसकी वजह से हम पता लगा लेंगे कि नीचे जो अंडर वाटर में है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट अंडर वाटर में पड़ा हुआ है। अब देखते हैं, ये बैट के बाद हमने यहाँ पर कर ली कि यह अल्ट्रासाउंड को यहाँ से छोड़ते हैं और इसी को परसीव करती है, जिसकी मदद से यह अपने प्रे या यहाँ पर जो भी ऑब्स्टकल है उसका पता लगा पाती है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। हमारा ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर कैसा है जिस वजह से हम साउंड को सुन पाते हैं। तो बेसिकली हमारा ह्यूमन ईयर 3 भागों में बटा हुआ है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। पीना जिसमें कि बोन नहीं रहती है, बेसिकली यह फ्लेक्सिबल हिस्सा रहता है। तो पीना क्या है, फ्लेक्सिबल हिस्सा है। आउटर ईयर यह है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या होता है, हैमर, एनविल और स्ट्रप, 3 पार्ट से मिलकर बनता है हमारा मिडल ईयर। अब मिडल ईयर का अपना कोई फंक्शन है और बाकी जो रह जाता है इनर ईयर, इसमें आ जाता है ईयर ड्रम। बेसिकली इसमें क्या आ जाता है, कोकिला आ जाता है और ऑडिटरी कैनाल आ जाती है, यानी कि नर्व सेल की बात हम यहाँ पर करेंगे, ऑडिटरी नर्व्स की। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, दिस आउटर ईयर इज कॉल्ड पीना। आउटर ईयर को क्या बोला जाता है, पीना कहा जाता है। हमारे जो सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करने का काम किसका, पीना का है। यह कलेक्टेड साउंड कहाँ पहुँचती है, ऑडिटरी कैनाल में, यानी कि इस रास्ते में पहुँचती है। ये हो गया ऑडिटरी कैनाल, इस रास्ते में वह आ गई। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, जहाँ पर ये ऑडिटरी कैनाल खत्म होती है वहाँ पर क्या लगा हुआ है, ईयर ड्रम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ईयर ड्रम। अब ड्रम से क्या रहेगा, जब यहाँ पर एयर से वाइब्रेट होकर यहाँ पर साउंड पहुँचेगी, कंप्रेशन मान लेते हैं, फिर ये रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन मान लेते हैं, फिर रेयरफैक्शन। इस तरीके से जब ये साउंड वाइब्रेट होकर हमारे ईयर के पास में पहुँचेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, ईयर ड्रम भी कंप्रेस होगा। कभी ये अंदर की तरफ जाएगा, कभी ये बाहर की तरफ आएगा, यानी रेयरफैक्शन रीजन आएगा तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा। तो ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और हमने समझा था कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब यह वाइब्रेशन क्या होगी, एम्पलीफाई होगी, क्योंकि जब हमारे किसी ऑब्जेक्ट से साउंड निकली है तो बेसिकली यह साउंड की अपनी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा दूरी ट्रेवल कर ली है जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो चुका होता है, कम हो चुका होता है। तो यहाँ पर हमारे ईयर में 3 तरीके के हैमर, एनविल और स्ट्रप, यानी कि ये जो 3 बोन्स हैं, हैमर, एनविल और स्ट्रप, ये क्या करेंगी, उस साउंड को एम्पलीफाई करेंगी, यानी कि उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगी इन द मिडल ईयर। और उसके बाद में यह एम्पलीट्यूड, एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन किसको पता चलेगा, इनर ईयर तक यह पहुंचेगा। अब इनर ईयर में क्या है, इनर ईयर में कोकिला है। तो ये क्या है, बाउंडेड रीजन होता है जिसमें कि कोकिला एक तरह का लिक्विड इसके अंदर भरा रहता है। और इसी लिक्विड के बाद में यहाँ पर क्या लगे होते हैं, ऑडिटरी नर्व्स लगी होती हैं, जो कि इस सेंसेशन को कहाँ भेज रही है, टू ब्रेन। ये किस में पहुंचा देती हैं, ब्रेन में पहुंचा देती हैं। सो देखिए, इन द इनर ईयर द प्रेशर वाइब्रेशंस आर टर्न्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाती है बाय द कोकिला। कोकिला यानी कि लिक्विड फ्यूल जो यहाँ पर भरा होता है, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाता है। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है बाय द ऑडिटरी नर्व्स। तो देखिए, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू इस सिग्नल को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। और ब्रेन के पहुंचने के बाद में वहाँ पर सेंसेशन, यानी कि ब्रेन उसे इंटरप्रेट कर लेता है उस साउंड को, और वह हमें पता फील हो जाती है कि किस तरीके की साउंड और कहाँ से वह साउंड क्रिएट हुई है। तो इस तरीके से जो ईयर का स्ट्रक्चर है वो एग्जाम में इसके वर्किंग को पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए, इस चैप्टर में अगर स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।